ये कहानी है चंबल की, जहाँ पर कुछ आदिवासी रहा करते थे, जिसमें से एक कुमार का परिवार भी था। इसमें कुमार की पत्नी बिंदी और उसकी बेटी कुमकुम उसके साथ रहा करते। वो लोग बहुत गरीब थे, जंगल में लकड़ियाँ काट कर अपना गुजारा करते। लेकिन कुमकुम रोजाना खड़ी हुई अपने घर से स्कूल जाती हुई लड़कियों को देखती और फिर एक दिन, माँ। हाँ बेटा, क्या हुआ? माँ, मुझे भी स्कूल जाना है। ये क्या कह रही हो तुम? हाँ माँ, मुझे भी स्कूल जाना है। मैं जब भी स्कूल जाती हुई लड़कियों को देखती हूँ तो मेरा भी मन करता है स्कूल जाने का। बेटा, तू तो जानती है ना, हम लोग आदिवासी हैं। तुझे कोई भी स्कूल में नहीं लिया जाएगा और बच्चे तुझ पर हंसेंगे भी। कोई बात नहीं माँ, स्कूल में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, मुझे पता है। स्कूल में दाखिला मिल जाएगा। तेरे पिताजी तो बस लकड़ियाँ ही काटते हैं, वो स्कूल का खर्चा कैसे उठाएंगे? थोड़ी मेहनत और कर लेंगे अपनी बेटी के लिए, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। अगर मेरी बेटी पढ़ना चाहती है तो। बिंदी और कुमकुम बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ कुमार आ जाता है और बीच में ही बोल पड़ता है, क्यों ना हम कुमकुम का दाखिला गांव के सरकारी स्कूल में करा दे। इससे हमारी कुमकुम पढ़ भी पाएगी और कुमकुम को ज्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ेगा। हाँ, ये सही रहेगा। मैं कल ही जाकर कुसुम का दाखिला गांव के स्कूल में करा देता हूँ। उसके बाद दूसरे दिन कुमार जाकर अपनी बेटी कुमकुम का दाखिला गांव के सरकारी स्कूल में करा देता है। लेकिन कुमकुम को स्कूल जाने के लिए 2 किलोमीटर पैदल ही जाना पड़ता और वो अपने आदिवासी वाली ड्रेस में ही स्कूल जाती। जैसे ही कुमकुम अपनी क्लास के दरवाजे पर पहुंचती है, सभी बच्चे उसे देखकर हंसने लगते हैं और क्लास में एक टीचर पढ़ा रही थी और वो बोलती है, मैं अंदर आ सकती हूँ मैम? क्लास के सभी बच्चे कुमकुम को देखकर हंस रहे होते हैं। तो उसमें से एक लड़की, जिसका नाम शीतल होता है, वो बोलती है, मैम, बाहर से पेड़ पौधे अंदर आ रहे हैं, अब वो भी हमारे साथ पढ़ेंगे क्या? क्लास के सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं। सभी बच्चे चुप हो जाओ। टीचर के ऐसा बोलने पर सभी बच्चे चुप हो जाते हैं। आओ बेटा, अंदर आओ। तुम कुमकुम हो ना? जी मैम, मैं कुमकुम हूँ। जाओ, जाकर सीट पर बैठ जाओ। जी मैम। उसके बाद कुमकुम सीट पर बैठने जाने लगती है और वो सबसे पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाती है। थोड़ी देर के बाद लंच हो जाता है और सभी बच्चे कुमकुम को घेर कर खड़े हो जाते हैं। उसमें से शीतल बोलती है, पत्तों वाली लड़की, कहाँ जा रही हो? सुनो ना हमारी बात। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे जाने दो। ऐसा बोलकर कुमकुम वहाँ से जाने लगती है, पर बच्चे उसे वहाँ से जाने नहीं देते और सभी मजाक बनाने लगते हैं। सभी उसके बाल तो कभी कपड़ों को हाथ लगा रहे होते हैं। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम कुमकुम है। तुम्हारी इस ड्रेस में तो तुम्हें गर्मी भी नहीं लगती होगी? हाँ, नहीं लगती। शीतल कुमकुम से अजीब सवाल कर रही होती है कि तभी वहाँ उसकी सहेली डिम्पल बोलती है, ये तो तूने सही कहा शीतल, तू सही बोल रही है। कुमकुम को गर्मी नहीं लगती होगी इस ड्रेस में। लेकिन कुमकुम, अगर तुम्हारी ये ड्रेस फट जाती होगी तो तुम क्या करती होगी? अरे क्या करती होगी का क्या मतलब? और पत्ते जोड़ लेती होगी। वैसे कुमकुम, अगर तुम्हारे पीछे कोई बकरी लग गई तो तुम क्या करोगी? कुमकुम मजाक का बुरा नहीं मानती और चुपचाप से वहाँ से चली जाती है। फिर स्कूल की छुट्टी हो जाती है और उसे घर जाने के लिए 2 किलोमीटर पैदल चलकर घर जाना पड़ता है। घर पहुँचते पहुँचते वो पसीने से लथपथ हो जाती है। ये देखकर उसकी माँ बोलती है, अरे कुमकुम बेटा, तुम इतनी मुसीबत में पड़ गई हो इस स्कूल के चक्कर में। माँ, मुसीबत नहीं, ये तो पढ़ाई है। कितने आराम से घर पर रह रही थी तुम और अब इतनी दूर पैदल चलकर जाना पड़ता है तुम्हें। माँ, मेरी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। हाँ बेटा, बिल्कुल, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अपने पिता के मुँह से ये बोल सुनकर कुमकुम को और हौसला मिल जाता है और वो अपनी पढ़ाई में बहुत मेहनत करती है और किसी की बात का कोई बुरा नहीं मानती। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और फिर एक दिन वो अपनी क्लास में जाती है तो ब्लैक बोर्ड को देखते ही उस पर बच्चों ने कुमकुम की तस्वीर बना रखी थी, जिसके पीछे एक बकरी पड़ी हुई थी। लेकिन कुमकुम कुछ नहीं बोलती और उस तस्वीर को साफ कर देती है। अरे कुमकुम, ये क्या कर रही हो तुम? क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी फोटो पसंद नहीं आई क्या? नहीं, फोटो तो अच्छी थी, लेकिन अगर मैम देख लेती तो तुम सबको डांट पड़ती, इसलिए मैंने इसे साफ कर दिया। कुमकुम वो तस्वीर साफ कर देती है, लेकिन उससे पहले ही टीचर ने तस्वीर देख ली होती है और वो कुमकुम को अपने पास बुलाकर बोलती है, बेटा, तुम स्कूल ड्रेस पहनकर क्यों नहीं आती हो? क्या तुम्हें स्कूल ड्रेस अच्छी नहीं लगती? नहीं मैम, ऐसी बात नहीं है।
फिर क्या बात है बेटा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि दूसरे स्टूडेंट्स तुम्हारा मजाक बनाते हैं। तुम पढ़ाई में इतनी अच्छी हो, तुम्हारे साथ ऐसा होता है। मैम आप तो जानती है ना, हम आदिवासी हैं और मेरे बाबा लकड़ियाँ काटकर घर चलाते हैं। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि वो मेरी स्कूल ड्रेस बना सके। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, तुम ऐसे ही पढ़ने आ सकती हो। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। रोजाना बच्चे कुमकुम का मजाक बनाते, कभी उसका आदिवासी होने का मजाक बन जाता तो कभी उसकी ड्रेस को लेकर मजाक बन जाता, लेकिन कुमकुम कभी भी किसी की बात का पलट कर जवाब नहीं देती। और अब 26 जनवरी आने वाली होती है। उनके स्कूल में एक फंक्शन रखा जाता है जिसके लिए टीचर सभी बच्चों से बोलती है, सुनो सभी बच्चे सुनो, हमारे स्कूल में गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। उस दिन एक कंपटीशन रखा जाएगा जिसमें सभी बच्चों को ड्राइंग बनाकर लानी है। ठीक है मैम। ये बात सुनकर क्लास के सभी बच्चे बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और शीतल अपनी सहेली डिम्पल से बोलती है, ये कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगी, देख लेना। जैसे क्लास में फर्स्ट आती हूँ ना, इस कंपटीशन में भी फर्स्ट मैं ही आऊंगी। तुम्हें पता है शीतल, कल ही मैंने नए कलर लिए हैं तो उससे ड्राइंग करके लाऊंगी। कुमकुम तुम क्या बना कर लाओगी और किससे? अरे ये तो मिट्टी और गोबर से कुछ भी बनाकर ले आएगी, इसे क्या पता कलर्स क्या होते हैं। वैसे कुमकुम तुमने कभी कलर्स देखी हैं? शीतल और डिम्पल की ऐसी बातें सुनकर कुमकुम को थोड़ा सा दुख होता है और कुमकुम मायूस होकर वहाँ से चली जाती है और अपने घर आकर अपने पिता से बोलती है, पापा मुझे 100 रुपए चाहिए। तुम इतने पैसे का क्या करोगी? पापा हमारे स्कूल में ना ड्राइंग कंपटीशन है, मुझे उसके लिए कुछ सामान लाना है, तो क्या आप कल मुझे 100 रुपए दे सकते हैं? ये बात सुनकर कुमार एकदम से चुप हो जाता है क्योंकि उसकी रोज की आमदनी ही 100 रुपए की थी और वो लकड़ियों को काट के 2 गठरी तैयार करता है और वो 100 में ही बिक पाई थी और वो अपनी बेटी की 100 की मांग को अब कैसे पूरी कर सकता था। कुमकुम तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन बिंदी ये सब कुछ सुन लेती है और वो कुमार से जाकर बोलती है, क्या सोच रहे हैं जी? मैं सोच रहा था हम इतने गरीब हैं कि हम अपनी बेटी की मदद भी नहीं कर सकते। सुनिए जी, आप परेशान मत होइए, मैंने सब सुन लिया है। कुमकुम को 100 रुपए चाहिए ना, तो कल से लकड़ियाँ काटने मैं भी चलूंगी, इससे हमारी कमाई दुगनी हो जाएगी और हम अपनी बेटी कुमकुम की मदद भी कर पाएंगे। ठीक है। दूसरे दिन कुमार के माता पिता उसे 100 रुपए दे देते हैं और वो जाकर अपनी ड्राइंग का सामान ले आती है। फिर 26 जनवरी का दिन आता है। सभी बच्चे अपनी अपनी ड्राइंग बनी हुई चार्ट पेपर को स्कूल लेकर आते हैं। शीतल क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? अरे यार क्या करूँ, मैंने इतनी अच्छी ड्राइंग बनाई थी पर अपना चार्ट पेपर घर पर भूल आई। क्या मतलब, इस बार तो ये कंपटीशन मैं जीतूंगी। स्कूल आने की जल्दबाजी में शीतल अपना चार्ट पेपर घर ही भूलकर स्कूल आ जाती है। तभी टीचर आकर बोलती है, तुम सब बच्चे यहाँ क्या कर रहे हो? वहाँ हॉल में कंपटीशन शुरू हो गया है, चलो सब वहाँ। शीतल अब तुम क्या लेकर जाओगी? एक काम करो, तुम क्लास में ही रुक जाओ। डिम्पल शीतल को ऐसा बोल ही रही थी कि तभी कुमकुम आकर बोलती है, शीतल तुम परेशान मत हो, ये लो मेरा चार्ट पेपर तुम ले लो, लेकिन मैं तुम्हारा चार्ट पेपर नहीं ले सकती। तुम ये लेकर चलो तो मैं ये नहीं लूंगी, और अगर मैं ये ले लेती हूँ तो तुम क्या लेकर जाओगी? मेरे पास ये दूसरा है ना, मैं ये ले जाऊंगी, लेकिन ये चार्ट पेपर तो पूरा भी नहीं है। कोई बात नहीं। कुमकुम अपना बनाया हुआ चार्ट पेपर शीतल को दे देती है और जो अधूरा रह जाता है वो खुद रख लेती है। वो दोनों बातें कर रही थी कि तभी टीचर वहाँ आकर बोलती है, तुम दोनों यहाँ क्यों खड़ी हो? और कुमकुम तुम कैसी ड्राइंग लेकर आई हो? इसमें तो अभी कलर भी नहीं हुए। ओके मैम, हम सब चलते हैं। कानपुर के एक छोटे से शहर में गोलू अपनी माँ कविता के साथ रहा करता था। गोलू के पिताजी फैक्ट्री में काम करते थे, जिसमें एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। गोलू के पिताजी के देहांत के बाद उनकी आर्थिक हालत ठीक नहीं थी। गोलू अभी छोटा था, इस कारण कविता अपने पति की जगह पर फैक्ट्री पर काम करने लगी। गोलू बेटा उठ जा, स्कूल नहीं जाना है क्या? माँ अभी तो 5 ही बजे, उठ जाऊंगा। उठ जा बेटा, रोजाना देरी से स्कूल जाता है तू। थोड़ी देर और सोने दो माँ। ऐसे ही घंटों बीत जाते हैं और गोलू अभी तक
बिस्तर पर ही होता है। गोलू, तुम अभी तक सो रहे हो? देखो टाइम क्या हो गया, फिर से देरी से स्कूल जाओगे। कितना टाइम हो गया माँ? 6 बज गए हैं। क्या? गोलू जल्दी से उठकर स्कूल के लिए तैयार हो जाता है और कविता अपनी फैक्ट्री जाने के लिए। दोनों एक साथ घर से निकलते हैं। अपना ध्यान रखना बेटा, शाम को मिलते हैं। जी माँ। ऐसा बोलकर गोलू अपनी स्कूल चला जाता है और कविता अपनी फैक्ट्री। गोलू के साथ स्कूल में उसकी चाची की लड़की रिंकी भी पढ़ती थी। रिंकी बहुत घमंडी और बदतमीज लड़की थी क्योंकि उसके पिताजी गांव के साहूकार थे, इसीलिए उसने कभी गरीबी नहीं देखी थी और उसकी माँ उमा भी बहुत घमंडी थी। गोलू हट जा, ये मेरी जगह है। इस जगह पर रिंकी तेरा नाम नहीं लिखा है, जा दूसरी जगह बैठ। गोलू हट जा, देख वरना मैं तेरा बैग उठाकर फेंक दूंगी। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं चाचा जी से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। रिंकी गोलू का बैग उठाकर फेंक देती है और गोलू को निराश होकर उस जगह से हटना पड़ता है। ये बात पर वो किसी से नहीं कह सकता था क्योंकि उसके चाचा विशाल और चाची उमा उनकी किसी भी प्रकार से कोई मदद नहीं करते थे। रिंकी गोलू का बहुत मजाक बनाती और स्कूल में सभी बच्चे गोलू पर हंसते। चुप हो जा रिंकी, वरना अच्छा नहीं होगा। क्या करेगा गोलू? मेरे पापा से मेरी शिकायत करेगा? हाँ, मैं चाचा जी से कह दूंगा। तेरे जैसे गरीबों को तो मेरे पापा मुंह भी नहीं लगाते, तेरी बात तो तब मानेंगे ना। स्कूल में लड़ने के बाद गोलू रिंकी अपने अपने घर जाते हैं। गोलू अपनी माँ को स्कूल की सारी बातें बताता है। माँ तुम आ गई? हाँ बेटा, आज बहुत थक गई हूँ। आज आप देर से भी आई हो माँ। अरे आज काम ज्यादा था बेटा, तो थोड़ी देरी हो गई। तुम अपना बताओ, आज तुम्हारा स्कूल का दिन कैसा गया? माँ आज भी रिंकी ने मेरे साथ बदतमीजी की, उसने मेरा बैग उठाकर फेंक दिया था। अच्छा कोई बात नहीं गोलू, माफ कर दे, तेरी बहन है। ये क्या कह रही हो माँ? मेरी कोई ऐसी बहन नहीं है। इसे तमीज ही ना हो कि अपने भाई के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। ऐसा नहीं बोलते बेटा, चाचा की लड़की भी तो बहन ही होती है। माँ रिंकी बहुत घमंडी है, उसे अपने पैसों का बहुत घमंड है। वो जैसे भी हो तुम्हारी बहन है गोलू, ये बात याद रखना। ठीक है माँ। रिंकी अपने घर जाकर अपनी माँ को सब बताती है। मम्मी मैं आ गई। आप कहाँ हो? मैं किचन में हूँ बेटा, तुम बैठो मैं वहीं आती हूँ। मम्मी जल्दी आओ, मुझे आपको कुछ बताना है। हाँ बताओ। मैं आ गई। मम्मी आज फिर स्कूल में उस गरीब गोलू की मैंने बहुत खिंचाई की और उसका मजाक बनाया। सभी बच्चे हंस रहे थे उस पर। अच्छा वो तो है ही इस लायक। हाँ मम्मी, उस गोलू की हिम्मत तो देखो, हमारे साथ हमारे स्कूल में पढ़ेगा। मैं उसे स्कूल से ही निकलवा दूंगी। तभी वहाँ विशाल आ जाता है और रिंकी उमा की बातें सुन लेता है। रिंकी मैं देख रहा हूँ तुम दिन पर दिन बहुत बदतमीज होती जा रही हो। ये सब तो नहीं सिखा रहे हम। पापा आप तो जानते हैं ना, वो गरीब गोलू मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बेटा वो गरीब भले ही है पर वो तुम्हारा भाई है। पापा मैं उस गरीब को अपना भाई नहीं मान सकती। ऐसा कहकर रिंकी वहाँ से चली जाती है और ऐसे ही दिन गुजरते हैं। गोलू और रिंकी की रोजाना स्कूल में लड़ाई होती। रिंकी गोलू की हर छोटी छोटी बात पर चिढ़ती। फिर एक दिन रिंकी के पिता विशाल एक नई बड़ी गाड़ी खरीद कर लाते हैं और रिंकी उसी गाड़ी से स्कूल जाने की जिद करने लगती है। पापा आज आप मुझे नई वाली गाड़ी से स्कूल छोड़ने चलो ना। बेटा तुम्हें बस लेने तो आती है? आती तो है, पर मुझे उस नई वाली गाड़ी में ही जाना है। अरे बेटा मैं तुम्हें कल लेकर चलूंगा, आज तुम बस से ही चले जाना, मुझे बहुत काम है। आज नई वाली गाड़ी से छोड़ आइए, फिर नहीं कहूँगी छोड़ने के लिए। विशाल रिंकी की बात मानता है और उसे अपनी नई गाड़ी में स्कूल छोड़ने चला जाता है। रिंकी स्कूल पहुँचते ही अपनी सभी सहेलियों को बुलाकर अपनी गाड़ी दिखाती है और रिंकी अपनी गाड़ी पर बहुत इतराती है। और ऐसे ही रिंकी रोज अपनी उस नई गाड़ी में स्कूल आती और सभी बच्चों को दिखाकर चिढ़ाती। एक दिन तभी गोलू उस गाड़ी पर एक पत्थर उठाकर मारता है। उसे नहीं पता होता कि वो गाड़ी उसके चाचा विशाल और रिंकी की है। पापा देखो गोलू ने पत्थर मारा, गाड़ी का शीशा टूट गया। गोलू तुम्हारे तो सारे कपड़े खराब हो गए, पर तुमने ऐसा क्यों किया? माफ करिएगा चाचा जी, मुझे नहीं पता था कि गाड़ी आप चला रहे हैं। गाड़ी मैं चलाऊं या कोई और, पर तुमने पत्थर क्यों मारा? अरे पापा ये गरीब ऐसे ही होते हैं, इन्हें क्या पता कि महंगी गाड़ी क्या होती है। चाचा जी मेरे कपड़ों पर कीचड़ आई थी, मुझे नहीं पता था गाड़ी आपकी है, वरना मैं ऐसा नहीं करता। ऐसा कहकर गोलू वहाँ से स्कूल में चला जाता है और रिंकी भी स्कूल आ जाती है। रिंकी गोलू से लड़ने लगती है। ये देखकर वहाँ सभी बच्चे खड़े हो जाते हैं और फिर रिंकी कहती है, गोलू तूने कभी ऐसी गाड़ी देखी भी है क्या जिसका शीशा तूने तोड़ दिया? मैं बता चुका हूँ, मुझे नहीं पता था गाड़ी तुम्हारी है। तुम इतने गरीब हो ना कि पूरी जिंदगी तुम और तुम्हारी माँ काम करेगी ना तो भी ऐसी गाड़ी नहीं ला पाओगे। ये सुनकर गोलू को बहुत गुस्सा आता है और वो पलटकर रिंकी को जवाब देता है, रिंकी मैं गरीब जरूर हूँ, पर एक दिन मैं तेरे से अच्छी गाड़ी लेकर आऊंगा। ये कहकर गोलू चला जाता है। घर आकर कविता को सारी बात बताता है। कविता उसे समझा देती है। ऐसे ही समय बीतता है। कई सालों बाद जब गोलू बड़ा हो जाता है और उसकी पढ़ाई पूरी होने लगती है तो साथ ही साथ उसकी नौकरी लग जाती है और वो रिंकी से कही हुई बातों को नहीं भूलता। माँ आज मेरी नौकरी लग गई। भगवान ने तुम्हारा साथ दिया है बेटा, अब दिल लगाकर मेहनत करना। जैसे तुमने
तुमने दिल लगाकर पढ़ाई की, ये तुम्हारी मेहनत का ही फल है। हाँ माँ, अब मैं बहुत मेहनत करूँगा। उस रिंकी को गाड़ी लेकर भी तो दिखानी है। बेटा तुम वो बात अभी तक नहीं भूले हो। मैं कैसे भूल सकता हूँ। अब गोलू बहुत मेहनत करने लगता है। एक दिन वो एक आलीशान गाड़ी लेकर अपने घर के आगे खड़ा होकर हॉर्न बजाता है। उसकी माँ निकलकर बाहर आती है। इतनी बड़ी गाड़ी, ये गाड़ी किसकी है बेटा? ये अपनी गाड़ी है माँ, आओ उसमें बैठो। मैं इस आलीशान गाड़ी में बैठूं? हाँ माँ, आप ही बैठो। गोलू कविता को गाड़ी में बैठाकर पूरे इलाके में घुमाता है। तभी उसे रिंकी मिल जाती है और गोलू की गाड़ी को देखकर रिंकी देखती रह जाती है। रिंकी कैसी लगी गाड़ी? किसकी गाड़ी लेकर घूम रहे हो? तुम्हारी तो इतनी औकात नहीं है कि इतनी महंगी गाड़ी तुम्हारी हो। रिंकी ये गाड़ी हमारी है। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी बदतमीज हो। तुम्हें तुम्हारे माँ बाप से यही सीख मिली है क्या? कविता की बातें सुनकर रिंकी को रोना आ जाता है और वो कविता और गोलू से माफी मांगती है। ताई जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आज तक जो भी गलती की है, और गोलू भैया आप भी मुझे माफ कर दीजिए। अब से मैं अपने बड़ों की इज्जत करूंगी। मुझे भी माफ कर दो रिंकी, मैंने भी तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। वो दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं और अब उनके बीच सब कुछ ठीक हो जाता है और गोलू की गाड़ी में बैठकर रिंकी कविता घूमने जाते हैं।